प्रॉपर्टी तो सबको समझ में आ गया ना? प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत? दिव्यांशु प्रॉपर्टी पढ़े? नहीं, क्यों? मैंने वीडियो भी तो भेज दिया था शाम तक, इसीलिए मैंने कल वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड कर दिया था। ठीक है, 7 बजे तक अपलोड कर दिया था, मैं उसे पहले ही अपलोड कर दिया था, शाम में अपलोड कर दिया हूँ वीडियो। सो प्रॉपर्टी एक बार रिकॉल कर लो सारी प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टी था? ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होगा? सेम। पहला प्रॉपर्टी यही था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? अगर तुम दो रो आइडेंटिकल है या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। दो रो जैसे इसमें आइडेंटिकल है, दो कॉलम भी अगर आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? तीसरा प्रॉपर्टी था कि अगर दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम कैसे शो करेंगे? अगर मान लो दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम मान लो C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो लिखेंगे C1 इंटरचेंज विथ C3, तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो माइनस A3 B3 C3 A2 B3 C2, यहाँ B2 होगा, सॉरी, B2 C2 एंड A1 B1 C1। इसी तरह फिर से अगर इसमें दो रो को इंटरचेंज करते हो तो फिर से ये माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। ये थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था? प्रोपोर्शनल। कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में याद रखो, प्रॉपर्टी बस याद रखना है ना? एक प्रॉपर्टी था कि अगर दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल है तो A1 B1 C1, यहाँ पे K टाइम A1 K टाइम B1 K टाइम C1 एंड A2 B2 C2, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे दो रो इसका क्या है? प्रोपोर्शनल है ना, ये रो प्रोपोर्शनल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था? फिफ्थ, इसी में अगर पूरा का पूरा एक रो या एक कॉलम 0 है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। सिक्स्थ नंबर क्या था? ये प्रोडक्ट से रिलेटेड था कि हाँ, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों था इसमें, दोनों चीज हम लोगों को कंक्लूड करना है। तो अगर मान लो एक कांस्टेंट, हम ये भी एक कांस्टेंट है ये भी एक कांस्टेंट है, यानी डिटरमिनेंट को एक नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो ये तुमको ये बताता है कि ये भी नंबर है ये भी नंबर है, दोनों रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर को, लेकिन एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में है एक रियल नंबर के फॉर्म में है, तो ये तुमको बताता है कि कैसे इस के को इसके साथ मल्टी, तुमको एक डिफरेंस भी बता रहा है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है? मैट्रिक्स में के क्या होता था? सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। डिटरमिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम, ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से हम इसको के को किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम, मेरा रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, बाकी दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मेरा रिक्वायरमेंट है सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना तो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो या सेकंड रो में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगर हम मान लो सेकंड रो में मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A1 B1 C1 K टाइम A2 K टाइम B2 K टाइम C2 A3 B3। हाँ, इसका प्रूफ तो हम लोगों ने यही देखा था कि यहाँ से K कॉमन ले लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, आइडेंटिकल वाले फॉर्म में, है ना, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं बताया हुआ है, ठीक है, बट हम लोगों ने, हाँ, ये डायरेक्ट इसी का कंक्लूजन है। ठीक है,
इसी में दूसरा तरीका हम देख सकते हैं कि अगर मुझे कॉमन लेना है तो हम एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेंगे। अगर सारे रो में कॉमन है तो हर एक रो से जो जो कॉमन आ रहा है उसको निकालना पड़ेगा, और वो सारे नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तुमको दो चीज बताना है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कॉमन कैसे लेंगे। ठीक है। सेवंथ नंबर था स्प्लिट करने से रिलेटेड। अगर किसी डिटरमिनेंट को मुझे स्प्लिट करना है तो एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम के लॉन्ग स्प्लिट कर सकते हैं, सारे रो सारे कॉलम को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर a1 प्लस b1, a2 अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, b1 प्लस बीटा 1, b2 प्लस बीटा 2, c2 प्लस c3, b3 प्लस बीटा 3। ठीक है, और c1 प्लस गामा 1, c2 प्लस गामा 2, c2 प्लस गामा 3। तो अगर मुझे इस डिटरमिनेंट को ब्रेक करना है तो ये तुम डिसाइड करो कि तुम किस रो या किस कॉलम के लॉन्ग इसको स्प्लिट करना चाहते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, हम सारे कॉलम या सारे रो को एट अ टाइम नहीं ले सकते हैं। तो मान लो मुझे सेकेंड कॉलम के लॉन्ग इसको स्प्लिट करना है, ये तुम चूज करो क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a1 प्लस अल्फा 1, तब स्प्लिट हम सिर्फ इन दोनों को करेंगे, बाकी किसी को स्प्लिट नहीं करेंगे, बाकी जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। सो a1 प्लस अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, b1, b2, b3, c1 प्लस गामा 1, c2 प्लस गामा 2, c3 प्लस गामा 3, प्लस एक डिटरमिनेंट ये हुआ, प्लस दूसरा डिटरमिनेंट लिख दो अब। सो दूसरा डिटरमिनेंट क्या आएगा इसके साथ, प्लस a1 प्लस अल्फा 1, a2 प्लस अल्फा 2, a3 प्लस अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, a1 प्लस गामा 1, a2 प्लस गामा 2, a3 प्लस गामा, हाँ सॉरी c1, c1, c2, c3। एट अ टाइम हम एक रो या एक कॉलम के ही अलॉन्ग स्प्लिट कर सकते हैं। इसका रिवर्स पार्ट ये तुमको बता रहा है कि दो डिटरमिनेंट को तुम कैसे ऐड कर सकते हो, कब, हमेशा दो डिटरमिनेंट को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर हमको दो डिटरमिनेंट को ऐड करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि कम से कम दो रो या दो कॉलम सेम होना चाहिए। तो इसका देखो ये दोनों रो सेम है, तो हम इन दोनों कॉलम को रो को ऐड करके एक डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। ये तुमको ये भी बता रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? लास्ट, हाँ हाँ ठीक, ओके। लास्ट, ये ऑलरेडी तुम एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी यूज कर चुके हो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। हम जिस रो को भी चेंज करना चाहते हैं या जिस कॉलम को भी चेंज करना चाहते हैं, उस रो या उस कॉलम में किसी दूसरे रो में कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे रो 1 को चेंज करना है और इसके लिए मैं रो 3 का यूज कर रहा हूं, तो इस रो 3 में कोई भी एक स्केलर मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, r1 को चेंज कर रहे हैं, देन r1 रिप्लेस्ड बाय r1 प्लस के r3। ऐसा हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी यूज करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस के a3, b1 प्लस के b3, c1 प्लस के c3, बाकी सारा रो ऐसे ही रहेगा। समझ में आया, कोई डाउट? तो ये सारा प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जस्ट एक रिवाइज था ये। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, सेकेंड एक्सरसाइज का क्लास में किया था हम लोगों ने। सेकेंड, फर्स्ट किया था, सेकेंड नहीं किया था, थर्ड मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, थर्ड मैंने होमवर्क दिया था, बनाए हो थर्ड?
पेज नंबर 119, सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड मैंने होमवर्क दिया था, फोर्थ क्लास में डिस्कस कर लिए थे, फिफ्थ नहीं बनाए थे, सिक्स्थ भी नहीं बनाए थे। सो फर्स्ट तो बन गया, चलो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि हम लोग कैटेगराइज करेंगे। अगर क्वेश्चन को कैटेगराइज करोगे ना तो एग्जाम में तुमको समझने में आसानी होगी किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, तुमको कैसे सॉल्व करना है। सो इसमें ग्रुप बनाओ क्वेश्चन का कि ये किस ग्रुप में रहेगा, और हमको याद रखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो किसी कैटेगरी में नहीं लाई करेंगे तो वो एक्सेप्शनल है, तो उनको हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। ऐड कर देंगे सबको तो हो जाएगा। -R1 किसको, नहीं पहले एक मैप तैयार करते हैं। 0 दिखाना है तो 3 प्रॉपर्टी है 0 दिखाने के लिए। क्या क्या है, सेम रो सेम कॉलम, सेम 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल तो 0, और प्रोपोर्शनल तो 0, एक रो या एक कॉलम 0 तो 0। तो प्रोपोर्शनैलिटी तो यहां पे नहीं दिख रही है। दूसरा, सिमिलर आइडेंटिकल भी नहीं है। तीसरा, 0 प्लस माइनस करके ला सकते हैं। आइडेंटिकल भी प्लस माइनस करके ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्प्लिट करके ला सकते हैं आइडेंटिकल। बट अब तुम थोड़ा सा हमेशा जब भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हो ना तो रैंडमली कोई प्रॉपर्टी मत अप्लाई करो। सबसे पहले तुम इसके एलिमेंट को ऑब्जर्व करो कि इसका जो एंट्री है वो कैसा है, एंट्री के बीच में रिलेशन क्या है। तो तुम अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ए है माइनस बी है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है। इसके नीचे इसी तरह बी माइनस सी है, सी माइनस ए है। तो तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ए माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, बी माइनस बी, सी माइनस सी माइनस ए प्लस ए, सी माइनस सी, ए माइनस ए माइनस बी प्लस बी, यानी कि हर एक रो में उसका एक नेगेटिव है। तो हम लोग तो सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टी जानते हैं ना, R1 प्लस R2 ऐसा कर सकते हैं। बट एक प्रॉपर्टी और है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में यूज नहीं किया बट वहां भी इसका यूज कर सकते हो। हम एक साथ R1 में 2 रो को ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्यों, ये जो है दो प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है, हम बोल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी क्या होगा, R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2। फिर जब नेक्स्ट डिटरमिनेंट आएगा तो उसमें हम R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R3। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। आ रहा है समझ में? तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ स्टेप जो होगा वो बच जाएगा। हाँ, नहीं, वो एक नया डिटरमिनेंट दे देगा तो R1 ही रहेगा ना, जो नया डिटरमिनेंट आएगा उसमें R1 ही रहेगा। तो R1 प्लस R3, एक ही डिटरमिनेंट में हम ये दोनों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट है उसमें हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। तो इससे क्या होगा कि दो डिटरमिनेंट ऐसे आता है, ऐसे एक ही डिटरमिनेंट में ये दोनों काम हो जा रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला प्रॉपर्टी है, जिस डिटरमिनेंट को भी हम रो को चेंज करना चाहते हैं उसमें हम किसी दूसरे रो में ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया?
के का वैल्यू भी 1 हो गया, एल का वैल्यू भी 1 हो गया। हाँ हाँ कि हाँ एल, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो इससे हमारा ये देखो एक ही स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा डिटरमिन। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं, R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 को हम कैसे चेंज करेंगे, R1 में ही R2 और R3 को ऐड कर देंगे। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, A माइनस सब जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसका वैल्यू कितना होगा? हाँ, दो स्टेप में भी कर सकते हैं। हाँ कैसे? ओके चलो करते हैं इसको, ये समझ में आया? ओके, दूसरा मेथड देख लेते हैं। C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2, सो ये हो जाएगा तुम्हारा A माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, हाँ इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा वो भी, तो वही हो गया R1 आइदर, अब यही चीज हो गया, या तो ये यूज करो R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्जर्व करो ना, देखो ये अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम्हारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो यहां से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर रो से भी करेंगे वही है, कॉलम से भी करेंगे तो वही आएगा, है ना? ठीक है, तुम यहां से भी एक स्टेप कर सकते थे। अब तुम देखो इसमें से माइनस कॉमन है, इसमें से माइनस कॉमन है, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, तो वैल्यू जीरो। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बनाए कोई? मैंने होमवर्क दिया था, नंबर का था, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो बन जाना चाहिए। बना? क्वेश्चन नंबर 3, 2765, 3875, 5986, इसका वैल्यू जीरो दिखाना है। तो आरोही आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाँ बोलो। यही हाँ सेम, यस। अब मैंने हमेशा बोला है जब भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हो, आंख बंद करके हम कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम इसके एलिमेंट को स्टडी करेंगे कि एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हमको एलिमेंट के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो तुम ऑब्जर्व करो कि 7 और 65, 8 और 75 और 9 और 86, इन सब के बीच में एक बहुत ही कॉमन रिलेशन है। 9 8, इसके नजदीक हम 8 टाइम्स में पहुंच सकते हैं 81, इसके नजदीक में भी कितने टाइम्स में पहुंच सकते हैं 9 टाइम्स में, कितना जाएंगे 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 9 जा 9 9 जा सॉरी 9 9 जा 81, इसमें 8 9 जा 72 और इसमें 7 6 जा 63। तुम ऑब्जर्व करो इनके बीच का जो डिफरेंस है, हाँ 7 9 जा, यहाँ 9, 7 9 जा 63,
ठीक है, तो तुम ऑब्जर्व करो, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का डिफरेंस 5 है, और ये डिफरेंस यहां पे अवेलेबल है 2 3 5। तो एक चीज तो साफ पता चल गया कि अगर हम इसमें से इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, C3 को चेंज कर रहे हैं, सो C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस, सब में हम 9 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 C2। तो मेरा जो थर्ड कॉलम है वो चेंज हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 2 3 5। आइडेंटिकल हो गया ये दोनों, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, तो एक यहां क्या ऑब्जर्व किए कि तुमको अगर एलिमेंट को तुम नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तो प्रॉपर्टी यूज करना टफ है। ओके, फोर्थ नंबर कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं, फिफ्थ नंबर एग्जाम में भी आया हुआ है बहुत बार, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं ना, वो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बनाए आनंद, V प्लस सी Q प्लस आर। तुम लोग यही सब जो वर्ड डेंजरस वर्ड यूज करते हो ना मैथ्स में, ये सब बहुत ही डेंजरस वर्ड है, बन जाएगा, बना के तो देखो। रामानुजम की फिल्म देखे हो, अभी जो आई थी रामानुजम की फिल्म, मेरे ख्याल से इसी 2021 में रामानुजम की फिल्म आई उनकी लाइफ पे, नहीं देखे हो ना। रामानुजम स्टार्टिंग में जब थे ना, वो उनको कोई भी सॉल्यूशन का प्रूफ नहीं चाहिए, ये सही है, वो सीधे यही बोलते थे, ये सही है। इसलिए उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट जो है आज तक प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट मिलेगा, गलत किसी ने नहीं प्रूफ किया है, आज तक किसी ने ये भी प्रूफ नहीं किया कि सही है वो। हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है मेरे पास। तुमको अगर देखना है रामानुजम के कंजेक्चर्स की पूरी एक बुक आती है, गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जिनका प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, इसलिए जब जीएचआरडी के पास वो गए थे तो जीएचआरडी इसीलिए उनसे गुस्सा हो रहते थे क्योंकि वो सिर्फ स्टेटमेंट देना जानते थे, स्टेटमेंट को प्रूफ करना नहीं जानते थे। अगर मैं प्रूफ कर देता तो फिर अलग बात होता ना, ठीक है। सो इसीलिए मैथ्स में सिर्फ बोलना आसान है, प्रूफ करना टफ है। हम बोलने के लिए कोई भी स्टेटमेंट मैथ्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो वो पिक्चर अगर कभी मिले तो देख लेना। अच्छा, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। हाँ क्या बोल रहे थे बताओ साहिल। सबको ऐड कर दें, ऐड करके देखते हैं। ओके ऐड करते हैं पहले, R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पे तुम देखो, हम C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं कर सकते, क्यों, सारे जो है अनलाइक टर्म आ जाएंगे। लेकिन अगर हम रो वाइज ऑपरेशन करते हैं तो सारे लाइक टर्म होंगे, तो एडिशन करने में आसानी होगी। ये तो पहला ऑब्जर्वेशन साफ है ना। तो ओके ये करके देखते हैं, हम लोगों ने बिना एलिमेंट को स्टडी किए हुए सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, तुमने मुझे मेथड बताया है, ठीक है, तो मैं तुम्हारा मेथड, हाँ हाँ वो भी, मतलब पहले इसका मेथड देख लेते हैं उसके बाद। नहीं तो तुमने मुझे बताया है। ओके सो 2b प्लस 2a प्लस 2c, 2q प्लस 2r प्लस 2p,
एंड 2x प्लस 2y प्लस 2z, बाकी सारा वैसा ही। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, इस रो से 2 कॉमन है, सो 2 कॉमन ले सकते हैं। सो इन सारे रो से हमने 2 को कॉमन ले लिया, सो 2 बाहर आ गया। अब ओके, सो ये इससे भी, इसके आगे भी स्टेप बन जाएगा, स्प्लिट करके भी बन जाएगा, दोनों से बन सकता है। अब तुम थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करो कि हमको ये इसके बराबर दिखाना है। यहां पे हर एक रो हर एक कॉलम में 2 एलिमेंट है, इसकी जो एंट्री है वो सिंगल है। तो एक पहला आइडिया तो आ सकता है ना कि हम इसका एक रो के लॉन्ग स्प्लिट कर दें, इसको एक रो के लॉन्ग स्प्लिट कर दें, स्प्लिट तो 2 डिटरमिनेंट आ जाएगा, उससे भी बन जाएगा, यहां से भी बन जाएगा। इससे क्या होगा ना कि हमको 2 रो में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, वो देखो, तुम ये ऑब्जर्व करो कि हम अब अगर इस रो या इस किसी एक रो से अगर फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब में सिंगल सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सी, नहीं सी नहीं आएगा, बी आएगा। यहां पे क्या आएगा, क्यू आएगा, और यहां पे क्या आएगा, वाई आएगा। तो एक सिंगल एलिमेंट आ गया ना। अब उस सिंगल एलिमेंट से हम बाकी सबको सिंगल बना सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। यहां पे बी आया, तो अब बी से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहां क्या आ जाएगा, ए। यहां पे आर प्लस पी है तो क्यू बचा, क्यू से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम रो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो यहां क्या बचेगा, पी। यहां पे क्या बचा था, जेड प्लस एक सब्ट्रैक्ट किया था तो वाई, वाई से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर, देख रहे हो, यानी कि R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1 कर दें तो यहां पे एक बच गया, एक एक एलिमेंट। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो सारा एलिमेंट सिंगल बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा। डायरेक्ट सेपरेट करोगे तब तुमको क्या होगा ना, 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में काम करना पड़ेगा। एक फिर मैं करता जा रहा हूं, इसी से करता जा रहा हूं। अब मेरा एम क्या है, सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करना ना। मेरा एम क्या है, सिंगल एलिमेंट में। समझ में आ रहा है ना, तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। ओके, सो हमको सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो सिंगल एलिमेंट के लिए ऑप्शन यही है कि सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो नहीं बन सकता सिंगल एलिमेंट, तो सब्ट्रैक्ट करें। तो तुम या तो इससे भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या फिर इससे भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं, R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2। हाँ, अगर एक ही बार करेंगे तो जस्ट ऑब्जर्व क्या आ रहा है, बात बराबर हो गया ना, ऐसे भी एक ही एलिमेंट आएगा, ऐसे भी एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा ना। तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तब भी एक ही एलिमेंट आएगा, तो दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, हमको तो एक ही एलिमेंट चाहिए ना। तो R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2, तो ये क्या बन जाएगा, 2C नहीं Q, फिर Y, फर्स्ट में B बचेगा, हाँ फर्स्ट में B बचेगा, फर्स्ट में B बचेगा। अब बाकी जो जैसा है वैसा ही लिख दो, C प्लस ए, R प्लस P एंड Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है यहां तक। अब इस सिंगल एलिमेंट का यूज करो बाकी सबको सिंगल बनाने में, तो सब्ट्रैक्ट करके ही सिंगल बना सकते हैं। तो अब बी देखो किसमें, इसमें नहीं ना है, तो ऑब्वियस बात है हम R2 में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते R1 को, बट इसमें तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1, सो 2 टाइम्स BQY C प्लस ए R प्लस P Z प्लस X, ये हो जाएगा A P X। ठीक है, ये हो गया। अब इसका यूज करते हैं,
एलिमेंट को सिंगल बनाने में, तो क्या यूज करेंगे, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1, R3 सॉरी R3, so 2 times B Q Y C R Z A P X, सारे सिंगल हो गए, हमको यही चाहिए था। अब मैच करके देखते हैं, पहले रो में है APX, APX नहीं, APX यहां पर है, तो क्या यूज करना पड़ेगा, इंटरचेंज। सो रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज, तो डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा, माइनस। सो R1 इंटरचेंज विथ R3, सो R1 इंटरचेंज विथ R3, तो -2 APX BQY CRZ, मैच करो, APX आ गया। अब इन दोनों को मैच करो, नहीं है ना सेम, ये यहां होना चाहिए और ये यहां होना चाहिए, सो फिर से R2 इंटरचेंज विथ R3, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। सो 2 टाइम्स APX BQY CRZ, ठीक है। स्प्लिट करके भी बना सकते हो, तब तुमको दोनों डिटरमिनेंट में काम करना पड़ेगा। इसमें दो डिटरमिनेंट आएंगे, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं कि दोनों में एक ही प्रॉपर्टी यूज करो, उससे ही बन जाएगा। बट उसमें क्या हुआ, हमको दो डिटरमिनेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक ही डिटरमिनेंट में काम हो गया, ठीक है। हाँ, मार्क्स नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये दे दे और बोले कि इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन इसी तरह का डिटरमिनेंट कौन सही है, वैसा क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, ऐसे भी सीबीएसई ने बोला है ना, दिसंबर में ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही लेंगे हम, एमसी। हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ना तुमको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ये देखो, 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये तुमको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएगा। पहले ऑब्जर्व करो कि अगर इसको मैट्रिक्स में हम देखते तो ये कैसा दिखता, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तुमको एक क्वेश्चन भी यहां से बता रहा है कि इफ A is any skew symmetric matrix, symmetric matrix of odd order, odd order का मतलब समझ रहे हो ना, 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, उस तरह के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इफ A is any skew symmetric matrix of odd order, then determinant of A will be equal to 0। हाँ, ये प्रॉपर्टी हो गया, इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, तो पहले तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ऐसा होगा ये। तुम लोगों में से कोई प्रूफ बता सकता है, आरोही? सर अभी सर सोच ही रहे हैं। नहीं, होमवर्क छोड़ दूं, होमवर्क आने, सोच के बताना, तुम इतनी जल्दी नहीं बताओगे, सोच के बताना, सर अगर कुछ कॉमन ठीक है। ले ले तो सर अगर कुछ कॉमन ले ले तो 1 1 आ सकता है ना, तो फिर उसको शायद 0 में कन्वर्ट कर दें। हाँ, तो ट्राई करना, मुझे सॉल्यूशन बना के दिखाना। सो ये होमवर्क,
डेफिनेशन यूज करना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A and B are two matrix and they are equal, then determinant of A will be equal to determinant of B, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करना, और यहां तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डेफिनेशन हम जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑड ऑर्डर का नहीं है ना, तो हम नहीं बोल सकते कि जीरो है। इवन ऑर्डर में नहीं जीरो हो सकता है, लेकिन ऑड ऑर्डर का है तभी ये जीरो होगा, ठीक है। हाँ, नहीं, इवन ऑर्डर का नहीं है। हम लोग इवन ऑर्डर में, तुम लोग खुद से अगर ऑड ऑर्डर का प्रूफ कर लोगे तो इवन ऑर्डर में अगर अप्लाई करके देखना, वो प्रूफ तुमको खुद पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर ऑड ऑर्डर में प्रूफ कर सकते हो तो इवन ऑर्डर का कंक्लूजन तुम लोग खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, सो एक चीज अब देख लो, इससे एक प्रॉपर्टी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मान लो कि KA1, KA2, KA3, KB1, KB2, KB3, KC1, KC2, KC3, अगर इसको हम डिटरमिनेंट में देख रहे हैं तो बाहर कितना K आएगा, KQ। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अगर इसको मैट्रिक्स में देखें, KA1, KA2, KA3, KB1, KB2, KB3, KC1, KC2, KC3, सो K कॉमन अगर हम लेंगे तो इसमें एक ही K कॉमन आएगा। सो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। नाउ थोड़ा सा इन दोनों के बीच में अब रिलेशन स्टडी करो। इसको मान लेते हैं A मैट्रिक्स है, तो हम इसको K इंटू A लिख सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू A मैट्रिक्स है, बोल सकते हैं। सो अब यहां से तुमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर इस K और ये जो है K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो तुमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि ये दोनों बराबर भी है, मोड है। डिटर्मिनेंट से बाहर अगर हम निकालेंगे किसी भी कांस्टेंट को, तो जितना उसका ऑर्डर है ना, 3 ऑर्डर का है, तो उसका एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। क्यों होगा ये तुम अब मेरे ख्याल से समझ रहे हो, क्योंकि ये अंदर में मैट्रिक्स है, बट हम जब K को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि हम ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि K को जितने रो हैं उन सारे रो में से हम बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि K कितनी बार बाहर आएगा, 3 टाइम। तो इसको अब हम जनरलाइज कर सकते हैं। सो जनरलाइजेशन इसका क्या होगा, if A is any n cross n square matrix, then determinant of K into A is equal to K raised to the power n determinant of A। ठीक है। सो इस पे भी कभी कभी 1 मार्क्स MCQ में इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन आता है कभी कभी। हाँ, और अगर 4.1 में रिकॉल करो, ऐसा क्वेश्चन था 4.1 में था ना। हाँ, सो इस ये इसमें मैंने कहीं लिखा है,
डायरेक्ट एग्जाम में आप ले देंगे 3 क्यूब आइए 27 के 27 बिना फ्रेंड के 27 डिटरमिनेंट होगा। एग्जाम में पूछ सकता है ना, -3/2 इंटू ए, ठीक है, वेयर ए इज 4 cos 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? क्या होगा इसका वैल्यू, क्या होगा? तो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, तो इस हमको तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है, तो पहले -3/2 यहां से हटाना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ना -3/2 होल रेज टू द पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये हो जाएगा +81/16 इंटू 4, 81/4। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसका रिवर्स पार्ट भी दे सकता है, इसका वैल्यू दे दिया मान लो 64, फाइंड ए, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो एमसीक्यू पे इस पे क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन? हाँ, क्या नहीं आया? तो क्या होना चाहिए? डिटरमिनेंट, क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या डिटरमिनेंट रूट में नहीं आ सकता है? आ सकता है ना, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तब ठीक है। मतलब डिटरमिनेंट डेफिनेशन भूल गए? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ आप। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है डिस्कस करने का आज, ठीक है। -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। इसका वैल्यू जो है 4a² b² c² का। किसी किसी बुक में बोला है विदाउट एक्सपेंशन, गलत जगह दे दिया है वो। नॉन जीरो वैल्यू हम कभी भी बिना एक्सपेंशन के प्रूव नहीं कर सकते हैं। बिना एक्सपेंशन के हम वैल्यू डिटरमिनेंट का सिर्फ जीरो प्रूव कर सकते हैं, नॉन जीरो कभी नहीं ला सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है जो बिना एक्सपेंशन के नॉन जीरो वैल्यू दे दे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर किसी बुक में लिखा हुआ है कि बिना एक्सपेंशन के प्रूफ करो, तो वो गलत जगह दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इस बुक में जो है वो सही जगह दिया हुआ है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, सो दैट किसी किसी बुक में सही जगह है, किसी किसी बुक में गलत जगह दिया हुआ है, वो बिना एक्सपेंशन के नहीं हो सकता ये। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में कर दो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वाले पार्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू हम कभी भी नहीं प्रूव कर सकते। कोई कंफ्यूजन? ओके, सो अब तुम देखो, पहले अगेन मैंने बोला डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करनी है तो पहले तुम एलिमेंट को स्टडी करो। तुमको यानी कि 2a चाहिए, 2b चाहिए, 2c चाहिए और एक 4 कॉमन चाहिए। इसका मतलब ये है ना, प्रोडक्ट में है, इसका मतलब कॉमन से ही आया होगा। प्रोडक्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन से है तो वो मल्टीप्लाई करके आया होगा, लेकिन अगर इस तरह से सारे प्रोडक्ट में यानी कि कॉमन से ला सकते हैं हम इसको। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, इस वाले रो में एक ए, इस वाले रो में एक बी, इस वाले रो में एक सी कॉमन है, तो कम से कम एक ए एक बी एक सी तो कॉमन है। तो ए बी सी कॉमन आ गया, हमको एक ए बी सी और कॉमन लाना पड़ेगा उसके हिसाब से। सो -a b c, a b c, a b c। फिर से देखो, a कॉमन है, b कॉमन है, c कॉमन है, तो a² b² c² -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, ये पूरा का पूरा यहां पे आ गया, 4 बचा, यानी कि इसका वैल्यू 4 आना चाहिए, फिक्स हो गया ना, आना चाहिए 4 ही आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अभी हमने थोड़ी सी अगर थोड़ा सा और प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, मैंने क्या बोला है, डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने से पहले उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बना दो, कम से कम 2 जीरो ला दो एक रो में। तो तुम ऑब्जर्व करो, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 2 जगह जीरो आ जाएंगे, तो इन दो कर दो,
तो R1 रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 0 0 2 2 हो जाएगा 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1। तुम चाहो तो इसको और भी कम कर सकते हो, हम बिना एक्सपेंशन के इसको और भी बना सकते हैं, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। सो R2 रिप्लेस बाय R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 0 0 2 0 नहीं 2 0 0 1 1 माइनस 1। तो ये और भी आसान हो जाएगा ना एक्सपैंड करना। यहां से 2 कॉमन नहीं, बिना एक्सपेंशन के नहीं बन सकता। हाँ चेक कर लेते हैं ना, देखते हैं ना। यहां से 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन, तो 1 1, तो बाहर कितना आ जाएगा 4, यानी इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1 आना चाहिए। अब इसको एक्सपैंड कर दो, इसका वैल्यू 1 आएगा ही। सो एक्सपैंडिंग अलोंग R1, सो एक्सपैंडिंग अलोंग, तो सबसे अच्छी चीज यही है कि तुम जितनी अधिक प्रॉपर्टी यूज करो तुम्हारा कैलकुलेशन उतना सिंपल होगा। हम यहां से भी एक्सपैंड कर सकते थे बट लेंदी होता, हमने 2 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, सो एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ब्रैकेट 0 0 1, तो ये कवर 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो 1 ही आ गया इसका वैल्यू। सो 4a स्क्वायर b स्क्वायर, समझ में आया। सो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक 6 बचा, वो होमवर्क है। ठीक है, बिना हम उस थ्योरम के भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। हाँ, प्रॉपर्टी हमेशा मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या प्रॉपर्टी यूज किया है, 2 रो को कहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है या 2 कॉलम को कहाँ पे ऐड किया है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, सो लिखना पड़ेगा कि टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 और R2 और R3 और C1 और C2 और C3। ठीक है, 2 एग्जाम है, एक थ्योरेटिकल एग्जाम है मार्च में और एक, तो हैबिट होता है, हैबिट होता है, हैबिट एक दिन में चेंज नहीं होती, एक दिन में बनती भी नहीं। ओके, चलो फिर क्लास ओवर करते हैं।